मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी गद्य का 4th लेसन है भारतीय संस्कृति। इसका पार्ट 4 मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 3 पार्ट्स जो हैं ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं 10th क्लास की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आपको चैनल पर जाना है और जब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अभी तक जितनी भी 10th क्लास की क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की वीडियो आपको वहाँ पर लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका लेसन है भारतीय संस्कृति, जिसके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसका पार्ट 4 मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो बच गए थे उसको मैं आज यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए फिर देखते हैं आज का यहाँ पर आपका पहला कौन सा गद्यांश दिया गया है। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती हैं तेन तत्केन भुंजिता। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। और ये आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। तो आपका ये गद्यांश आपको पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे करना होता है। और जो आपका ये गद्यांश है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 और 2019 में पूछा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आपका इस गद्यांश से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमन ही होगा जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको हर गद्यांश में पूछा ही जाएगा। जब भी आपसे कोई गद्यांश अगर पूछा जाता है तो आपको उसका संदर्भ लिखना होगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे जो आपका ये गद्यांश है इसका संदर्भ किस तरीके से आपको लिखना है। आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये आपका हो गया संदर्भ। संदर्भ में आपको इतनी बातें लिखनी होती है। आपको पुस्तक का नाम लिखना होता है, आपका जो ये गद्यांश लिखा हुआ है किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी होती हैं संदर्भ में। तो यहाँ पर आपका हो गया संदर्भ। अब इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको जो आपका ये गद्यांश लिखा हुआ है आपका यहाँ पर जिस भी लाइन के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है विस्तार से। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अंडरलाइन किया गया है तो इसकी व्याख्या यहाँ पर आपको करके बतानी है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है और त्याग भी भोग है, भोग में ही पाया जाता है। यानी यहाँ पर आपके लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो संस्कृति है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी उत्पत्ति का जो मूल आधार क्या है, यानी उसका मूल आधार त्याग है। त्याग से ही जो है वो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है और त्याग में ही ये पाया जाता है। ये आपका यहाँ पर लेखक आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपनिषद में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। यानी जो संसार का भोग है वो किससे करना चाहिए, त्याग की भावना से करना चाहिए। यहाँ त्याग में ही भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कलह करता है, विवाद करता है और समाज में उसका विरोध करता है। भोग के कारण ही एक समाज का दूसरे समाज से अथवा एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होता है। अतः इस समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना का उत्पन्न होना अनिवार्य है। त्याग की भावना मन में आते ही चित्त
में अपार सुख अथवा शांति का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार त्याग अथवा अहिंसा भारतीय संस्कृति का वह तत्व है जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक, देश विदेशगत विरोधों को समाप्त कर सकता है। ये आपका यहाँ पे इस जो आपका यहाँ पे दिया गया था गद्यांश, जिस गद्यांश के जो भी लाइन लिखी हुई थी, जिस लाइन के नीचे आपका यहाँ पर अंडरलाइन किया गया था, उसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी थी। तो ये आपका यहाँ पर हो गया इसकी व्याख्या। आपको यहाँ पर यही बताया गया कि जो हमारा भारतीय है, जो हमारा भारतीय दर्शन है, उसमें उसका जो उत्पत्ति है, उसका मेन जो मूल आधार क्या माना गया है, भोग यानी जो त्याग है उसको माना गया। इसी त्याग के जरिए जो है हमने कई चीज़ों में यहाँ पे विवाद होता है, संघर्ष होता है, देश का देश दूसरे देश से संघर्ष होता है, और समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए ही त्याग की भावना का उत्पन्न होना अनिवार्य है। यानी आपका यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहिए कि हर इंसान के अंदर जो है वो त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग जो है वो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और इसी अगर त्याग रहेगा जहाँ पर हर चीज़ों के प्रति अपनी भावना व्यक्त करनी होती है, त्याग रहेगा तो जो संसार है, संसार में जो भी व्यक्तिगत है, सामाजिक है, राजनैतिक है, देश है, विदेशगत है, सब चीज़ों में जो विरोध होता है वो समाप्त हो सकेगा। यही आपको यहाँ पर लेखक इस व्याख्या के जरिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब चलिए आपसे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जो आपका हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं उसमें प्रमुख स्थान किसको दिया गया है, प्रमुख स्थान जो है वो अहिंसा को दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। अगर आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा, आपके पास बुक होगी, तो बुक में आपको इस लेसन को जो आपका यहाँ पे विस्तार से लेसन दिया गया उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप इन सारी व्याख्या को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किसको प्रमुख स्थान दिया गया और उसका दूसरा नाम क्या है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है और अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी आपका गद्यांश दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है कि दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि साहित्य संस्कृति एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जा सकते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। ये आपका यहाँ पे आपका गद्यांश दिया गया था, इसको आपको पढ़ना रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया कि आपका कॉमन ही होगा। जो भी आपको गद्यांश दिया रहेगा उसका संदर्भ सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ आपका सेम ही रहेगा। क्या रहेगा आपका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि आपको इस गद्यांश का संदर्भ बताना था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पर जिस भी लाइन के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे आ और बा करके लिखा है। तो आपको जो यह गद्यांश दिया गया है, आपका सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन की गई है, इस लाइन के नीचे और यहाँ तक। फिर इसके बाद आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन की गई। तो इसीलिए इसको आ कर दिया गया और इसको बा कर दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट आपके
जो आपका गद्यांश दिया गया है, फर्स्ट जो अंडरलाइन की गई उसकी व्याख्या में यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं को समझने के लिए ऐसी संस्था स्थापित की जाए जो अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं का आदान प्रदान संभव कर सके। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रादेशिक भाषाएँ हैं उनके लिए एक संस्था बनानी चाहिए, एक संस्था को स्थापित करना चाहिए ताकि वहाँ पर इन भाषाओं का अनुवाद किया जा सके और इन भाषाओं का आदान प्रदान ताकि संभव हो सके। जैसे कोई भी भाषा है, सभी हमारे देश में कितनी भाषाएं पाई जाती हैं आप सभी जानते हैं, तो हर भाषा हर व्यक्ति को नहीं आती है। तो इसी को समझने के लिए ताकि जो भाषा है हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर चीज़ व्यक्ति तक पहुंच सके, तो इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भाषाएँ हैं उनके लिए ऐसे संस्था स्थापित की जाए जहाँ पर उनका अनुवाद किया जाए, ताकि अनुवाद जब होगा तो उनके माध्यम से इन भाषाओं का आदान प्रदान भी संभव हो पाएगा, यानी आदान प्रदान भी हम कर सकेंगे। ये आपको यहाँ पर लेखक इस गद्यांश के माध्यम से बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो है अंडरलाइन कहाँ पे किया गया है, आपका यहाँ से किया गया है, तो इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया है, तो चलिए इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसका मतलब, इसका जो व्याख्या है किस तरीके से हम कर सकते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुवाद करने वाली यदि कोई संस्था सृजित हो जाती है तो इससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे साहित्य की रचना संभव हो सकेगी, साहित्य सृजन में सकारात्मक बदलाव होगा, साहित्य के स्तर में भी सुधार होगा। यानी अगर इस तरह से कोई संस्था जो है अगर स्थापित हो जाती है, इससे क्या होगा, जो हमारे साहित्यकार हैं, जो हमारे लेखक हैं, जो भाषाओं के ज्ञाता हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे साहित्य की रचना भी हो सकेगी। यानी जो भी अच्छा साहित्य, जैसे कि अलग अलग हमारे देश में भाषाएं पाई जाती हैं, हर भाषाओं में अपनी अलग अलग रचनाएं होती हैं, तो अगर ऐसी कोई संस्था स्थापित हो जाती है जिसमें भाषाओं का अनुवाद किया जाए, भाषाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, तो इससे जो भी साहित्यकार होंगे, जो भी भाषा के साहित्यकार होंगे, वो अपने साहित्य को, अपनी भाषा को आगे व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर फिर जब आगे तक बढ़ पाएगी भाषा, उनका अनुवाद किया जाएगा। जैसे कोई साहित्य है या कोई कहानी है या कोई भी चीज़ है, अगर वो किसी दूसरी भाषा में लिखी है और वो भाषा हमें नहीं आती, तो अगर उस भाषा का अनुवाद करके, उस जैसे कोई चीज़ है कोई दूसरी भाषा में, जैसे मान लीजिए बंगाली भाषा में लिखे, तो बंगाली हमें नहीं आती, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम हिंदी में उसका अनुवाद कर देंगे तो उसको हम समझ पाएंगे। यानी जो चीज़ बंगाली में लिखी गई है उसको तो हम समझ नहीं पाएंगे पहले, लेकिन अगर उसका अनुवाद कर दिया जाएगा हिंदी में, तब वो चीज़ हमारे तक भी तो पहुँच पाएगी। तो यहीं पर आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यही आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपका भाषा है उसके लिए एक ऐसी संस्था को स्थापित किया जाए जहाँ पर उसका अनुवाद हो और अनुवाद के माध्यम से ही भाषाओं का आदान प्रदान हो। अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी हमारे साहित्यकार हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे साहित्य की रचना भी हो सकेगी, और साहित्य सृजन में जो है वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेंज आएगा, सकारात्मक आपका बदलाव आएगा, और जो साहित्य का स्तर है वो उसमें भी सुधार होगा। यही आपके लेखक यहाँ पर इस गद्यांश के माध्यम से बताना चाह रहे थे। अब चलिए देखते हैं इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। ये आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि भारत अपनी एक सूत्रता गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में कितने तरह के गाने पाए जाते हैं, कितने तरह के नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, विभिन्न हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य का अपना अलग नृत्य है, अपनी अलग उनकी वास्तुकला है, मूर्ति कला है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर राज्य में कुछ न कुछ चीज़ें नई ही मिलेंगी। तो यही आपको यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारे भारत है अपनी एक सूत्रता जो है वो गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा गद्यांश दिया गया है। नेक्स्ट गद्यांश आपका यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक
संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे। क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्पन परिश्रम से समझ जाएगा। ये आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। आपका ये गद्यांश जो है वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले आप चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वो तो कॉमन ही होगा, आपको इस गद्यांश का संदर्भ बताना होगा और आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा कि रेखांकित अंश में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर ये गद्यांश देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे कई जगह पे अंडरलाइन किया गया है, कई जगह पे अंडरलाइन नहीं किया गया है। जैसे आपका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। तो आप चाहे इस लाइन की आप व्याख्या बताएं या आप यहाँ पर फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। तो आपको 3 जगह पर आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो आप चाहे पहले पार्ट की व्याख्या बताएं, चाहे आप दूसरे पार्ट की व्याख्या बताएं या आप तीसरे पार्ट की व्याख्या बताएं, यानी यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बताएं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिखा गया कि रेखांकित अंश में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए आप इस गद्यांश को, आपका सबसे पहले यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। तो ये आपका हो गया पहला अंश। फिर इसके बाद आपका यहाँ से लेकर आपका किया गया है यहाँ तक, ये आपका हो गया दूसरा अंश। फिर आपका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक किया गया, ये आपका हो गया तीसरा अंश। तो इसीलिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। हम आपको इसमें जो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट अंश आपका यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया, इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक भाषाओं का स्वाद देश के समस्त लोगों को कैसे चखाया जाए। क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषा की रचनाओं को देवनागरी लिपिबद्ध कराया जाए ताकि सभी देशवासी इसका आनंद उठा सकें। इससे उत्तर और दक्षिण भारतीय लोग आनंद उठा सकेंगे। क्योंकि इन सब भाषाओं में पर्याप्त समानता है। तो लेखक आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा देश है, हमारे देश में इतने राज्य हैं, इतनी भाषाएं पाई जाती हैं, सभी भाषाओं का जो है उसको सभी समस्त देशवासियों को कैसे इस भाषा का जो स्वाद है वो चखाया जाए, यही आपको यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो भाषा है, जो भी भाषा है सबकी अपनी अपनी जो भाषा है उसकी अलग अलग अपनी विशेषता है और इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनकी जो रचना है उनको देवनागरी लिपिबद्ध कराया जाए ताकि सभी देशवासी जो हैं इसका आनंद उठा सकें। इससे क्या होगा, जो उत्तर और दक्षिण भारतीय लोग हैं वो भी उसका आनंद उठा सकेंगे। क्योंकि इन सभी भाषाओं में जो है पर्याप्त समानता है। इसीलिए आपका यहाँ पर ये लेखक कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे राज्य हैं, राज्यों में जो भाषाएं पाई जाती हैं सभी भाषाओं का जो है वो अपना जो है वो उनको देवनागरी लिपि में उसको लिपिबद्ध कराया जाए ताकि हर व्यक्ति, हर देशवासी जो है वो इन भाषाओं का आनंद उठा सके। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया है। आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। आपसे क्या पूछा गया कि कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का सुझाव क्यों दिया गया है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। ये आप तो सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत है इसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है, लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि में छपवाने का आशय यह है कि यह ऐसी लिपि है जिसे जन सामान्य भी समझ सकते हैं। देवनागरी लिपि में यदि कोई रचना छपती है तो उसे जन समाज आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो आपके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो भी हमारी भाषाएं हैं, जो अलग अलग राज्य की भाषाएं हैं, उनको उनकी रचनाओं को देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध कराया जाए ताकि जो जन समाज, जो हमारा जो आम लोग हैं उसको भी, वो लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सके और उसके बारे में जान सके। तो आपसे यही पे क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया है। तो सुझाव इसीलिए दिया गया है ताकि जो आपके
आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि में छपवाने का आशय यह है कि यह ऐसी लिपि है जिसे जन समाज भी समझ सकते हैं। तो मेन इनका रीज़न क्या है देवनागरी लिपि में छपवाने का? क्योंकि ये ऐसी लिपि है जिसको जन समाज भी, जो जन सामान्य लोग हैं वो भी इस लिपि को समझते हैं। और देवनागरी लिपि में यदि कोई रचना छपती है तो उसे जन सामान्य आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सुझाव दिया गया है कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो गया। और इसी के साथ जो आपका ये लेसन है भारतीय संस्कृति यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। अब इसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट व्याख्या या इंपॉर्टेंट कोई भी गद्यांश नहीं बचा है। जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश थे आपके इस लेसन के सारे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। और आपका जो ये लेसन है भारतीय संस्कृति यहाँ पर आज कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। अब आपका जो हिंदी गद्य है इसमें आपका एक लेसन और बचा है। इसके बाद जो आपका हिंदी गद्य का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें आपका एक लेसन और बचा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें 30% की कमी भी की गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था सिलेबस के बारे में। तो अब अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका इसमें एक लेसन और बचा है, वो भी मैं आपको जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगी। तो जो आपका हिंदी गद्य है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। फिर इसके बाद हम आपका हिंदी में जो नेक्स्ट आपका है काव्य उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।